हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। यहाँ अपनी आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर वही पढ़ रही है। ये मत सोचना कि ये पीपीटी में ये क्या आ गया, वही है किताब। उसमें क्या है, थोड़ा तरीके से नहीं दिया हुआ है। 10th क्लास में जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो मैंने क्या है उसी में से लेके आपके लिए थोड़ा क्लियर बना दिया है ये, ताकि जो जो लाइन आपके लिए एग्जाम में यूजफुल हो वो हम यहाँ पढ़ सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना आगे 10th क्लास की जो बुक हम पढ़ रहे हैं इस सीरीज में, वो सीरीज अपनी आज की और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या बचा है अपना लेसन, कौन सा? एक तो राजस्थानी भाषा वाला और एक राजस्थानी साहित्य, दो ही है। तो राजस्थानी भाषा जो है उसकी कौन सी बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है, वो सब बोलियां, उनका वर्गीकरण, उप बोलियां कौन सी हैं, वो आज के चैप्टर में देखेंगे। और जो साहित्य से संबंधित है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब राजस्थानी बात, ये इसमें बहुत सारे, एक बहुत लंबी चौड़ी क्लास बन सकती है कि इससे संबंधित कौन से विद्वान ने क्या बोला है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत क्या है, पर हम सब उसमें नहीं उलझेंगे। हम यहाँ वही चीज़, वही लाइन पढ़ेंगे जो अपने 10th क्लास में दी हुई है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थानी भाषा विक्रम संवत 835 या फिर अगर ईस्वी बोले तो 913 में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है कुवल्यमाला ग्रंथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि कुवल्यमाला नामक ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित था? उद्योतन सूरी द्वारा। और उसका रचना काल क्या था दोस्तों? विक्रम संवत 835 या फिर सन दे दे, ईस्वी दे दे तो 913 ईस्वी में। उसमें 18 देशी भाषाओं में का उल्लेख किया है। तो उद्योतन सूरी ने अपनी जो कुवल्यमाला नामक ग्रंथ है उसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है। उसमें मरु भाषा को भी शामिल किया है। ओके, मरु भाषा यानी अपनी राजस्थानी भाषा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है, देखो बोर्ड में दे रखा है और तो क्या, कि राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने किया था। और कब किया था? 1912 में। याद रखना है हमको एक एक शब्द। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कब किया दोस्तों? 1912 में किया। और कौन सी पुस्तक में किया? बुक कौन सी थी इनकी? इनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने 1912 में राजस्थान की जो भाषा है उसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके विकास से संबंधित जो भी सिद्धांत है वो हम देखते हैं। 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली बोलियों पर अपभ्रंश का प्रभाव था। अपभ्रंश क्या थी वो सब हम देखेंगे। कौन? तो पश्चिमी भारत की बोलियां, तो राजस्थान कौन सा है? भारत का ही पश्चिमी का भाग है। ठीक है, एक पश्चिमी राज्य है राजस्थान। तो वहां पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत में अपभ्रंश का प्रभाव था। राजस्थानी का उद्भव हुआ था दोस्तों 12वीं सदी के अंतिम काल में। अगर ये आ जाए तो राजस्थानी का उद्भव पूरा 12वीं सदी का अंतिम चरण था। और परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र विकास हो गया था। तो सवाल क्या आ सकता है, राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव कब? अंतिम चरण राजस्थानी का उद्भव 12वीं सदी का अंतिम चरण उद्भव काल था ये तो। और राजस्थान के, परंतु ऐसे आ जाए कि राजस्थानी भाषा उसका स्वतंत्र विकास कब हुआ था? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं और 16वीं शताब्दी। तो हमको क्या करना है टिक वहां? राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी। क्लियर? समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है वैदिक संस्कृत। ठीक है, हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा, सभी भाषाओं की जननी या मातृभाषा कौन सी है? संस्कृत। याद रखना दोस्तों, हमेशा संस्कृत है उसी से हम बोलते हैं कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसकी उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। संस्कृत में भी दो थे। सबसे पहला एक था आपका वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। अभी वैदिक संस्कृत कौन सी थी? वो भाषा जो सिर्फ वेदों में थी। अपने 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद। उनकी जो भाषा थी वो बोली जाती थी वैदिक संस्कृत। वो बहुत ही जटिल थी, आम लोगों के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। ठीक है,
जटिल भाषा थी, तो इसको आम लोगों की समझ में नहीं आती। जब इस वैदिक संस्कृत का जन सामान्य में प्रचलन हुआ तब वो कौन सी भाषा कहलाई? लौकिक संस्कृत, क्योंकि लोक में उसका प्रचलन हो गया उस वैदिक संस्कृत का थोड़ा सरलतम रूप, ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो वो कौन सी थी? अपनी लौकिक संस्कृत। अब इस लौकिक संस्कृत से क्या हुआ आगे चल के दोस्तों? लौकिक संस्कृत जनता में प्रचलित हो गई, इसका धीरे धीरे रूपांतरण हो गया। वो अपना रूपांतरित रूप था पाली, ठीक है, पाली भाषा। इस पाली भाषा में जो बौद्धों का साहित्य था, बौद्ध धर्म भारत में आया, तो जो बौद्ध साहित्य है वो अधिकतर कौन सी भाषा में? ये सवाल कभी आपके सामने आ जाए इतिहास में तो वो अपना पाली भाषा में, ठीक है। इस पाली भाषा का धीरे धीरे आगे जो और ज्यादा रूपांतरण होता गया जनता तक, तो वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत। प्राकृत, ये प्राकृत भाषा है, इसमें जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य कौन सी भाषा में दोस्तों? प्राकृत में, ठीक है। अब इस प्राकृत है, इसके अनेक रूप थे, सोर्स यानी प्राकृत। ये इस प्राकृत से आगे जाके ये प्राकृत है, इसका जो अपभ्रंश रूप है, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ बोले तो ऐसे बिगड़ा हुआ नहीं, भाषा की जो व्याकरण की दृष्टि से जिस भाषा का थोड़ा रूपांतरण हो गया वो भाषा कहलाई अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, यानी उसका व्याकरण पूरी तरह से सुव्यवस्थित नहीं था। तो वो प्राकृत थी, सोर्स यानी प्राकृत, अपभ्रंश, इससे धीरे धीरे होती गई। तो देखो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से अपनी लौकिक संस्कृत बन गई, फिर लौकिक संस्कृत से पाली भाषा, पाली से दोस्तों प्राकृत, प्राकृत से अपनी अपभ्रंश भाषा। इस प्राकृत से, प्राकृत में भी कौन सी? कोई सोर्स यानी प्राकृत बोलता है, कोई नागर सोर्स यानी प्राकृत। हिंदी का उद्भव इसी सोर्स यानी प्राकृत से हुआ था, ठीक है। और आगे जाके फिर नागर अपभ्रंश और अपभ्रंश, इनसे फिर धीरे धीरे सोर्स यानी प्राकृत, सोर्स यानी प्राकृत से अपभ्रंश बन गई अलग भाषा। फिर इनसे हमारी जो भाषाएं हैं, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, इन जो राजस्थानी हो गई, इनका पहाड़ी हो गई, इनका उद्भव हो गया। क्लियर? तो प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, ये एक समझने का तरीका था, ठीक है। अब राजस्थानी पे आते हैं, तो राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ, जिनमें तीन मुख्य थी। कौन सी? एक तो सोर्स यानी अपभ्रंश, अभी बात की, एक नागर अपभ्रंश और एक मरु गुर्जरी अपभ्रंश। अब ये तीन सिद्धांत प्रचलित है। अब अपभ्रंश के भी बहुत रूप थे, उनमें से तीन ये बोलते हैं सोर्स यानी, कुछ विद्वान बोलते हैं सोर्स यानी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ, कुछ नागर से बोलते हैं, कुछ मरु गुर्जरी से इसका विकास मानते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इनमें मरु गुर्जरी अपभ्रंश, क्योंकि मरु अपना क्षेत्र था, मरु गुर्जर, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, और अपभ्रंश उचित मानते हैं। इनमें से कौन सा? मरु गुर्जरी अपभ्रंश उचित है, क्योंकि इसी से मरु भाषा यानी राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। तो मरु गुर्जरी का क्या मतलब हुआ? मरु बोले तो अपनी भाषा राजस्थानी राज्य की, राजस्थान राज्य की, और गुर्जरी अपभ्रंश से उससे गुजराती का विकास हुआ, गुजराती भाषा की उत्पत्ति हुई। क्लियर? गुर्जर अपभ्रंश से उद्भव के समर्थ। अब गुर्जर जो अपभ्रंश था, तीन अभी हमने पढ़े हैं, मरु गुर्जरी, गुर्जर अपभ्रंश, और अब ये राजस्थानी, इनका नागर उपभ्रंश, इनके अलग अलग समर्थक थे। ये प्रीलिम्स में आ सकता है, बोर्ड में दे रखा है। देखो, गुर्जर अपभ्रंश से उद्भव के समर्थक कौन कौन से थे दोस्तों? मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल, मुंशी। तो ये सवाल आ जाए कि गुर्जर अपभ्रंश से उद्भव के समर्थक विद्वान निम्न में से कौन से थे या कौन से नहीं थे? तो हमको याद रखना है मोतीलाल मेनारिया साहब है और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, वो गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के समर्थक है। क्लियर? अब नागर अपभ्रंश से कौन कौन से समर्थक है देखते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ये वही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है जिन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। क्लियर? श्रवण काल कौन सा? ये हो गया दो सिद्धांत जो बोर्ड में दे रखे हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब राजस्थानी भाषा का श्रवण काल कौन सा था दोस्तों? 1650 से 1850 ईस्वी। ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि राजस्थानी भाषा का श्रवण काल कौन सा था? तो जो 1650 से 1850 तक का काल है वो राजस्थानी भाषा का श्रवण काल था। क्लियर? अब राजस्थान में कई क्षेत्रीय, ये तो राजस्थानी भाषा देख ली हमने।
अब इस राजस्थानी भाषा को संविधान की जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची उसमें शामिल करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ठीक है, अब इसकी भी कई बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। ये तो बोर्ड ने तो क्लियर 2 भागों में बांट दिया कि राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक पश्चिमी राजस्थान, उसकी बोली पश्चिमी राजस्थानी होगी, पूर्वी उसकी पूर्वी हो गई। तो पश्चिमी राजस्थानी में शामिल किए मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। ठीक है, और पूर्वी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। ये तो बोर्ड ने बोला है कि 2 भागों में विभाजित कर दो, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अब हम देखते हैं मारवाड़ी। 4 है दोस्तों, याद रखो कौन कौन से, एक मारवाड़ी, एक ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी की ये 4 आप बोलियां याद रखो। ठीक है, ये बोलियां हैं। अब इसके अलग अलग उप बोलियां हैं। मारवाड़ी की अलग से बोली होगी, उप बोली होगी, ढूंढाड़ी की अलग से होगी, मेवाती की अलग से होगी और मालवी की अलग से। एक एक करके हम इसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले मारवाड़ी। मारवाड़ी ये राजस्थान, इसे राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है। जो मारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है मारवाड़ी। अब ये सवाल आ जाए कि राजस्थान की मानक भाषा निम्न में से किसे कहा जाता है। मानक बोली, भाषा नहीं, बोली। भाषा तो राजस्थानी होगी, राजस्थानी भाषा को हम बोलियों में बांटेंगे, फिर हर बोली की अपनी उपबोली होगी। तो कौन सी बोली है राजस्थानी की जिसको मानक बोलते हैं, तो मानक बोलते हैं मारवाड़ी को। क्लियर। बोलने वाले और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी का स्थान है दोस्तों प्रथम स्थान। पूरे राजस्थान में मारवाड़ी बोलने वाले और क्षेत्रफल भी देख ले तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मारवाड़ी का है। ओके, अबुल फजल द्वारा रचित है आईन ए अकबरी। सबको पता होगा, हिस्ट्री में देखा होगा कि आईन ए अकबरी के रचयिता कौन है, अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में थे, में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हुआ है। तो यह सवाल आ जाए कि अबुल फजल के जो आईन ए अकबरी है उनमें से निम्न में से किस भाषा का उल्लेख हुआ है, किस बोली का, तो वो अपनी मारवाड़ी है, उसका उल्लेख है। जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में इसका विशुद्ध रूप मिलता है। तो मारवाड़ी वैसे तो पूरे मारवाड़ क्षेत्र में है, ठीक है, जिसमें बीकानेर क्षेत्र भी आएगा, शेखावटी भी आएगा, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान भी आएगा और जोधपुर उसके आसपास का क्षेत्र भी आएगा। पर जो विशुद्ध रूप मारवाड़ी का अगर आपको देखना है तो वो मिलेगा जोधपुर। याद, ये सवाल आपका आ सकता है कि मारवाड़ी का विशुद्ध रूप निम्न में से कहाँ मिलता है, जोधपुर। सोरठा छंद मांड इसकी शिल्पगत विशेषताएं है। ओजपूर्ण साहित्य की रचना हुई है इसमें। मारवाड़ी की साहित्यिक शैली है डिंगल, जैसे वीर सत्सई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि जो मारवाड़ी है उसकी शैली है डिंगल। राजस्थानी पूरी भाषा है उसकी 2 शैलियां हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ, बोर्ड में नहीं दिया हुआ। एक तो डिंगल है और एक पिंगल। ठीक है, ये 2 शैलियां हैं किसकी, राजस्थानी भाषा की। जो डिंगल में जो भी साहित्य रचा जाता है वो वीरता से पूर्ण होता है, वीरता से पूर्ण, वीर रस से पूर्ण, ओजपूर्ण साहित्य होता है। ठीक है, और जो पिंगल में जो साहित्य रचा जाता है तो इसमें कौन सी रचना होगी, जो वीर रस से युक्त रचना है वो होगी पिंगल, जिसमें श्रृंगार युक्त साहित्य की रचना हुई है। तो इसमें कौन सा, माधुर्य गुण है, माधुर्य रस से युक्त जो भी रचना होगी वो अपना पिंगल में रचित हो। क्लियर। तो इसमें जैसे वीर सतसई है, तो वीर सतसई में क्या है, सूर्यमल मिश्र साहब की वीर सतसई, जिसमें 1857 की क्रांति हुई थी, उससे संबंधित सब वर्णित किया गया। तो 1857 की क्रांति, क्रांति देखो तो क्रांति यानी उसमें वीरता से युक्त जो दोहे हैं, छंद है, पद है, उनका वर्णन किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। अब मारवाड़ी का क्षेत्र देखें दोस्तों, तो मारवाड़ी का क्षेत्र है वे बिल्कुल विशुद्ध रूप का मिलता है जोधपुर में। पर मारवाड़ी का क्षेत्रफल की दृष्टि से, बोलने वालों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की मारवाड़ी बोली है वो सर्वाधिक बोली जाती है। इसका क्षेत्र देखें तो एक तो जोधपुर, याद रखना, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी, ये इसका क्षेत्र है। तो जोधपुर में मारवाड़ी विशुद्ध बोली जाती है। बीकानेर आसपास के क्षेत्र में थली बोली जाती है, बोली थली, डटकी, ये इनकी बोलियां हैं। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी। अब इसकी उपबोलियां देखते हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, मारवाड़ी की। मारवाड़ी ये तो बोली है, इसकी उपबोलियां देखें तो कौन कौन सी है, एक तो बीकानेरी, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, एक थली, एक टटकी, एक
शेखावाटी, एक मेवाड़ी, बीकानेर, शेखावाटी, मेवाड़ी हो गया, एक देवटावाटी, एक गोडवाड़ी, और कोई बस तो नहीं गई, खेराड़ी बच गई, खेराड़ी। अब ये देखो, ये क्या है, सब याद रखना, क्लियर सवाल यहीं से आते हैं आपके कि मारवाड़ी है, निम्न में से मारवाड़ी की कौन सी उपबोली नहीं है, या दो बोलियों के नाम दे देंगे आपको, ये किसकी उपबोलियां हैं। तो याद रखो आप, बीकानेर आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, बीकानेरी। थली, बीकानेर और जैसलमेर की जो बॉर्डर एरिया वहां कौन सी बोली जाती है, थली। डटकी, शेखावाटी। अब याद ये रखना है दोस्तों कि शेखावाटी है वो निम्न में से कौन किसकी बोली है, उपबोली है। शेखावाटी जो उपबोली है वो किसकी बोली है, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी नहीं, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी दे देंगे आपको। पर हमको क्या याद रखना है कि भाई ये तो मारवाड़ी के हैं, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र जो चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला एरिया है वहां बोली जाती है ये शेखावाटी। अब बात आती है मेवाड़ी की, तो मेवाड़ी जो मेवाड़ यानी जो उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है, जो मेवाड़ का क्षेत्र था प्राचीन काल में, वहां कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी। पर याद हमको क्या रखना है, मेवाड़ी किसकी उपबोली है, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। इसमें कुंभा का सारा साहित्य वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, कुंभा का साहित्य, ऑब्वियसली जहां जो बोली प्रचलित हुई वही होगा, तो मेवाड़ी में लिखित है। अब आगे देवटावाटी, तो देवटावाटी कहाँ है, जो सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र है ना दोस्तों, सिरोही, क्योंकि वही देवटा वंश है उसका शासन था, तो सिरोही और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां कौन सी बोली बोली जाती है, देवटावाटी, याद रखना है, ठीक है। अब आगे गोडवाड़ी, गोड सबसे पहले तो क्या याद रखोगे, गोडवाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। अब गोडवाड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, जो लूनी बेसिन है, यानी जहां जिन जिलों में लूनी नदी प्रवाहित होती है वो बेसिन है लूनी का, वहां उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। और गोडवाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी कहलाती है, गोडवाड़ी, ओके। तो वो किसकी उपबोली है, याद रखना है, वो मारवाड़ी की। तो ये जो लूनी बेसिन और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अब आ गया खेराड़ी, खेराड़ी दोस्तों जो भीलवाड़ा है ना अपना, भीलवाड़ा के शाहपुरा या बूंदी का कुछ क्षेत्र, वहां क्या है, खेराड़ी बोली बोली जाती है। इस खेराड़ी पर मारवाड़ी का भी प्रभाव आता है, क्योंकि मारवाड़ी की उपबोली आएगी। नीचे जो क्षेत्र है दक्षिण का क्षेत्र, वहां मेवाड़ी का भी प्रभाव आता है। इधर क्या है, अब भीलवाड़ा तो यहाँ रह गया, इधर आड़ोती बोली बोली जाती है। आड़ोती कहाँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी, ये किसकी उपबोली है, आगे चर्चा करेंगे इस पर हम। पर तो इन तीनों का इस पर प्रभाव है, क्लियर। तो ये है अपनी मारवाड़ी, और मारवाड़ी की ये है अपनी उपबोलियां, इनके क्षेत्र ये है, और इनकी और क्या विशेषताएं वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर अपना। इसको विशेषता ये बाली पाली का क्षेत्र है, क्योंकि वही अपनी लूनी नदी जाती है ना, एक क्षेत्र बोले तो वो है, क्लियर। अब बिसलदेव रासो इसी बोली में रचित है, कौन सी बोली में, यहाँ बात हो रही है गोडवाड़ी की। ये जो अपनी गोडवाड़ी है ना, गोडवाड़ी बोली, इसमें रचित साहित्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना बिसलदेव रासो। और बिसलदेव रासो किसकी रचना है दोस्तों, नरपति नालय की रचना है। रासो साहित्य जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण रचना है अपना बिसलदेव रासो, जो नरपति नालय की रचना है। उसमें ये एक श्रृंगारिक काव्य है जिसमें बिसलदेव जो विग्रहराज चौहान थे, चौहान शासक थे अजमेर के थे, उनको कहा जाता था बिसलदेव, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनको बिसलदेव कहा जाता था। तो उनकी और उनकी रानी थी राजमती, उन दोनों के संयोग और वियोग, उनका वर्णन किस में है, बिसलदेव रासो में। और वो कौन सी भाषा में, गोडवाड़ी में, क्लियर। ये सब आपके लिए बता दिया मैंने। मारवाड़ी की उपबोलियां, आगे चलते हैं। अब मारवाड़ी की उपबोली की सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ी। मेवाड़ी का क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, यानी जो प्राचीन काल में उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो मेवाड़ कहलाता था, वहां बोली जाने वाली बोली कौन सी कहलाती है, अपनी मेवाड़ी। महाराणा कुंभा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इसका प्रयोग हुआ है। एकलिंग महात्म्य जो कान्हा व्यास द्वारा रचित है, कान्हा व्यास की रचना है एकलिंग महात्म्य, याद रख लेना। जो कुंभा के दरबार में रहते थे,
मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ऑब्वियसली जो क्योंकि कुंभा के साहित्य में अगर उसका हुआ है तो एकलिंग महात्म्य में जो कुंभा के दरबारी थे कान्हा व्यास द्वारा रचित है उसमें भी मेवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शेखावाटी हम बात कर चुके हैं क्योंकि चूरू झुंझुनू एवं आसपास का क्षेत्र है वो शेखावाटी बोली बोली जाती है वहाँ। और ये किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। याद ये रखना है, हमको कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है। अब आगे वागड़ी बोली। वागड़ क्षेत्र कौन सा है अपना? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। सबसे पहले तो अगर आपको क्षेत्र पता होगा तो बोली तो अपने आप आ जाएगी। तो वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी। जो वागड़ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। अब आपको सबको पता है कि राजस्थान का जो साउथ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा, उससे किसकी सीमा लगती है? गुजरात से। तो इस पर किस भाषा का प्रभाव आ गया? गुजराती भाषा का। और वहाँ के ज्यादातर भील रहते हैं तो इस वजह से इसको भीली बोली भी बोलते हैं। पर एक बात याद रखना, देखो ये रहा, इस पर गुजराती का प्रभाव स्पष्ट रूप से, इसे भीली बोली भी बोलते हैं। भीली बोली किसने बोला है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये अब बोर्ड में क्लियर दे रखा है कि जो वागड़ी बोली है उसको भीली बोली निम्न में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो हमें याद होना चाहिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने इसको भीली बोली बोला है। क्लियर? आगे दूसरा स्कूल आ गया अपना। देखो हमने मारवाड़ी कर ली, मारवाड़ी की उपबोलियां हमने पढ़ ली, उपबोलियों में कौन सा साहित्य क्या रचित है वो सब हमने देख लिया। अब हम चलते हैं ढूंढाड़ी की तरफ। अब ढूंढाड़ी देखते हैं। ढूंढाड़ी दूसरा है। तो ढूंढाड़ी क्या है? इसका क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? जो जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक। ढूंढ एरिया किसको बोलते हैं? जो प्राचीन काल में, अब जयपुर अब बोलने लगे, पहले इसको आमेर बोलते थे। तो जो जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है ढूंढ नदी। तो उस नदी के नाम पे जो जयपुर आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता था? ढूंढ क्षेत्र। और उसकी बोली क्या होगी दोस्तों? ढूंढाड़ी। क्लियर? अब इसकी बोलियां हैं, कुछ उपबोलियां हैं जो ढूंढाड़ी की, याद रखते हैं। तोरावाटी। तोरावाटी कौन सी होती है? जो तोरावाटी क्षेत्र कौन सा है? जो सीकर या आसपास जहां कांतली नदी प्रवाहित होती है, जो आंतरिक प्रवाह तंत्र का एक हिस्सा है अपनी कांतली नदी, तो उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाट क्षेत्र कहलाता है। तो उसको तोरावाटी वहां बोली जाती है अपनी। एक अपनी राजावती, नागरचोल, काठेरी, चौरासी, हाड़ौती, किशनगढ़ी। ये सब याद कर लो आप। तोरावाटी, राजावाती, नागरचोल, काठेरी, चौरासी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, ये किसकी बोलियां है? उपबोलियां हैं। ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों। इसमें सबसे जो मुझे जो याद नहीं रहती पर मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ वो है हाड़ौती। भी किसकी उपबोली है दोस्तों? हाड़ौती उपबोली है ढूंढाड़ी की। ओके। और हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा है? सबको पता है। हाड़ौती क्षेत्र किसको, जहां हाड़ा राजाओं का शासन था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, वो कौन सा किसका क्षेत्र है? हाड़ौती का। और हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। इसके अलावा याद रखना है तोरावाटी, राजावती, नागरचोल, काठेरी, चौरासी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, जो किशनगढ़ अजमेर के आसपास का क्षेत्र है वो किशनगढ़ी कहलाता है, वो ढूंढाड़ी की उपबोली है। क्लियर? इस बोली की विशेषता ढूंढाड़ी की क्या है कि यहाँ 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक व्याकरणिक विशेषता है कि इसको बोलने वाले ज्यादातर 6 शब्द का प्रयोग करते हैं। दादू पंथ का साहित्य। अब सीधा सीधा सवाल आता है कि दादू पंथ, दादू सबको पता है कि जयपुर ढूंढ क्षेत्र में यहीं आए थे, तो नरेना में उनकी प्रधान पीठ है। तो दादू तो जो महान निर्गुण संत थे उस पंथ का साहित्य वो निम्न में से किस बोली में? तो हमने यहाँ देख लिया, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दादू पंथ का सारा साहित्य ढूंढाड़ी बोली में प्रचलित है। क्लियर? अब हाड़ौती। हाड़ौती किसकी उपबोली है दोस्तों? ढूंढाड़ी की। याद रखना, आज के बाद भूलना मत। ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है? हाड़ौती। तो हाड़ौती का क्षेत्र हमने देख लिया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, जिन्होंने, जिसका अब ये सिंपल सा सवाल आएगा, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? याद होना चाहिए बूंदी के थे। ये याद है। अगर हमको ये पता है कि सूर्यमल मिश्रण साहब है, उनका संबंध किस जिले से था? तो बूंदी से। तो उनका बूंदी से हो गया, तो बूंदी की बोली कौन सी है? हाड़ौती। तो ये हो गया सूर्यमल मिश्रण का जो साहित्य है, ये सवाल आता है तो कौन सी बोली में है? तो वो हाड़ौती में है। उन्होंने वीर सतसई की रचना की थी। वीर, ये कल की चैप्टर में हम देखेंगे। वीर सतसई जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन है, राजस्थान में कैसी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। वंश भास्कर। वंश भास्कर बोले तो कौन सी? बूंदी वंश का जो राजवंश है उसका पूरा ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कल के चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका ढूंढाड़ी।
अब दो बच गई अपनी, एक तो बच गई मेवाती, एक मालवी जो बोलियां हैं। हमने मारवाड़ क्षेत्र पूरा कवर कर लिया, उसकी उपबोलियां देख ली। हमने ढूंढाड़ क्षेत्र पूरा कवर कर लिया, उसकी उपबोलियां देख ली। अब बच गया कौन सी? दो, एक तो मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, जहाँ मेव निवास करते हैं, उनके नाम पे उसको मेवात बोलते हैं, और उसकी बोली हो गई मेवाती। और एक बच गया मालवा जो मध्य प्रदेश से लगती है, आसपास की सीमा लगती है, वहां मालवी बोली बोली जाती है। तो मेवाती का क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र है, क्योंकि मेव जाति की प्रधानता है। अब मेवाती की उपबोलियां कौन सी है? देखो ये तो याद ही करनी होगी आपको, राठी, कठेर और मेहठा, ये तीन उपबोलियां कौन कौन सी? राठी, कठेर और मेहठा। ओके। लालदास जी कहाँ के थे? हमको पता है लालदास जी मेवात क्षेत्र के थे, तो जो क्षेत्र होगा उसका प्रभाव तो आना ही है। ठीक है, तो लालदास जी का साहित्य वो कौन सी बोली में? मेवाती में। और चरणदास जी भी वहीं के थे, तो लालदास जी और चरणदास जी का साहित्य निम्न में किस बोली में? ये सवाल आ जाए तो आप बता देना मेवाती में। क्लियर। अब बच गया दोस्तों मालवी। तो राजस्थान में जो प्रतापगढ़ है उसके आसपास का क्षेत्र है जो, वो कौन, जिसकी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है तो वहां मालवी बोली का क्षेत्र। तो ये सवाल आ जाए आपके कि राजस्थान में मालवी बोली का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो आप बता देना प्रतापगढ़ है। ठीक है, इसकी उपबोलियां भी है मालवी की भी, एक तो रागड़ी और एक निमाड़ी। ठीक है, रागड़ी और निमाड़ी। शेखावटी क्षेत्र ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो मारवाड़ी की उपबोली है, तो यहाँ गलती से हो गया। तो रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो मालवी क्षेत्र, मालवा क्षेत्र है उसकी उपबोलियां हैं। मालवी की उपबोली है रागड़ी और निमाड़ी। ओके। अब एक बागड़ी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में इस पर गुजराती का प्रभाव है, भिल्ली बोली बोलती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो हो गया क्लियर आपका मेवाती मेव क्षेत्र में, और मालवी जो प्रतापगढ़ उसके आसपास का क्षेत्र है उस पे, और मालवी की बोलियां दो ही है, एक रागड़ी है और एक निमाड़ी है। अब कुछ अन्य बोलियां हो गई। ये तो हमने 4 स्कूल पढ़ लिए, मतलब 4 बोलियां पढ़ ली। मारवाड़ की उपबोलियां, और नहीं ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ठीक है, हमने देख लिया मेवाती की उपबोलियां, हमने देख ली मालवी और मालवी की उपबोलियां। क्लियर। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र बच गए जो इन चारों का भी प्रभाव नहीं है, या हो सकता है 2 का प्रभाव हो, 3 का प्रभाव हो। ठीक है, वो देखते हैं। यहाँ कुछ स्वतंत्र बोलियां भी हो सकती है, वो कौन कौन से क्षेत्र देखते हैं। जगरोती, करौली की प्रमुख बोली है, वो जगरोती कहलाती है। तो सिंपल सा सवाल आएगा, जगरोती निम्न में से किस क्षेत्र की बोली है? करौली, भरतपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो हमने याद देख लिया, करौली जगरोती है वो करौली क्षेत्र की प्रमुख बोली है। अब रागड़ी है, रागड़ी अभी जो हमने देखे है, मालवी की उपबोली रागड़ी और निमाड़ी 2 देखे ना। अब उसमें से रागड़ी कौन किसका प्रभाव है? देखो रागड़ी कहाँ बोली जाती है? सबने देखा कि मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, तो एक तरफ से तो मारवाड़ी का प्रभाव आएगा, मालवी की खुद की है ही है, तो इन दोनों का मिश्रण है। सवाल आ जाए कि रागड़ी निम्न में से किसका मिश्रण है? याद रखना है मारवाड़ी और मालवी का। ये राजपूतों में प्रचलित थी, थोड़ी कर्कश भाषा भी या कर्कश बोली भी इसको बोलते हैं, ये राजपूतों में प्रचलित थी। एक रहेगी दोस्तों अहिरवाटी। अहिरवाटी कौन सा क्षेत्र है? जहां बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वहां जो बोली बोली जाती है वो अहिरवाटी कहलाती है। खेराड़ी हमने पीछे भी पढ़ा था, देखो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तीनों का जो मिश्रण है वो अपनी है खेराड़ी। ये बूंदी, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में वहां बोली जाती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मारवाड़ की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। धावड़ी उदयपुर में प्रचलित बोली है। उदयपुर उसके आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है? धावड़ी। तो 2 अलग से सवाल है जो अब तक आई हुई है, जो मैंने ध्यान दिया है वो है, एक तो जगरोती कहाँ की प्रमुख बोली है, तो हम बताएंगे करौली की, और धावड़ी कहाँ प्रचलित है, तो वो उदयपुर में। खेराड़ी मेवाड़ी की बोली है जो हम पढ़ चुके हैं, इस पर मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का प्रभाव है। पर रागड़ी का क्लियर आपको आ सकता है कि इस पर किसका प्रभाव है, ये किसका मिश्रण है, तो हम बताएंगे ये मारवाड़ी और मालवाई का मिश्रित रूप है। ठीक है, चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हमने देख लिया कि राजस्थान की भाषा कौन सी है, उसका विकास कैसे हुआ है, कौन से अपभ्रंश से हुआ है, कौन कौन से विद्वानों के प्रचलित मत हैं। इसके अलावा हमने देख लिया कि राजस्थानी भाषा की भी कितनी बोलियां हैं, बोलियों के भी फिर नाम देखेंगे, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। इन चारों के फिर कौन कौन सी अपनी उपबोलियां हैं। जनरली सवाल आता है यहीं से कि उपबोलियां निम्न में से ये किसकी है। ठीक
ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो मारवाड़ी, ये बता दिया। मारवाड़ी का भी विशुद्ध रूप कहाँ प्रचलित है, तो वो जोधपुर में बता दिया। उसकी सारी उपबोलियाँ हमने देख ली, ठीक है। इसके अलावा 2 स्वतंत्र बोलियां भी देख ली हमने, जैसे जगरोती जो करौली क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अलावा धावड़ी जो उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ये तो हमने देखा है राजस्थानी भाषा, ये उसकी बोलियां। अब कल जो अपनी बोर्ड की किताब है उसका लास्ट चैप्टर बचा है, वो है राजस्थान की साहित्य। अब राजस्थानी में ये हमने अभी देखा, जैसे गोड़वाड़ी में बीसलपुर रासो है, वो रचित है ना, गोड़वाड़ी बोली में बीसलपुर रासो रचित है। या फिर सूर्यमल मिशन का साहित्य जो भी है वो हाड़ौती में रचित है सारा। दादू पंथ है वो सारा ढूंढाड़ी में प्रचलित है। अब इसके अलावा और भी राजस्थान में एक व्यापक साहित्य प्रचलित है। इतने ज़्यादा मतलब बोलने वालों की संख्या देखें या साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये तक मांग उठ रही है कि इसको राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में भी जो भाषाएं हैं उनके साथ इसको भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो कल उसको वो देखेंगे हम कि बोर्ड में कौन कौन सा साहित्य दे रखा है। ऐसे तो बहुत व्यापक साहित्य, वो वहां नहीं जाएंगे। इसी के थ्रू मैं क्या है आपके लिए पीपीटी बना के लाऊंगी ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो थोड़ा। वहां क्या सारा जो दे रखा है वो पैराग्राफ्स में दे रखा है, तो वहां आपको क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। इन चीज़ों से अगर आप पढ़ोगे तो आप चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, राजस्थानी साहित्य से संबंधित हमारी क्लास होगी कल की क्लास। इसके अलावा फिर आगे हम 9th क्लास शुरू करेंगे अपनी 10th क्लास की। सिर्फ कल का चैप्टर बचा है, फिर हम 9th शुरू करेंगे। ओके, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच।